बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। एक अफसोसनाक खबर अगर हम बात करें शहरयार खान के हवाले से है, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 89 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए 2 दफ़ा वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहे, 2 दफ़ा मैनेजर के अहदे पर फाइज रहे। और ख़ासकर अगर उनकी जो माजी के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त उनका माजी रहा है। जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो PSL के लिए बड़ी अहकामात उनके लिए थी। पाकिस्तान को PSL लाने में भी बड़ा अहम रोल अदा करते रहे। खिलाड़ियों से उनके मरासिम बड़े अच्छे हुआ करते थे। तो अब इस दुनिया में नहीं है, हम उनकी जो है दर्जात को बुलंद करने की हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। साथ साथ दीगर खेलों के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम को अगर हम बात कर लें तो क्वालिफाइंग राउंड में शिकस्त हो गई है और शिकस्त के बाद मुसलसल 3 शिकस्तें वर्ल्ड कप फीफा में पाकिस्तान के साथ जुड़ गई हैं। इस हवाले से भी अपने शो में बात करेंगे और दीगर जो इस वक्त कराची के अंदर जो बाकायदा तौर पर इवेंट्स हो रहे हैं, क्रिकेट के हैं, फुटबॉल के हैं और दीगर खेल जो खेले जा रहे हैं रमज़ानुल मुबारक में, उस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट का भी आगाज़ हो गया है कल से, तो उस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे, फिर अम्माद वसीम के रिटायरमेंट के हवाले से काफ़ी बातें गर्दिश कर रही हैं, उस हवाले से भी अपने शो के अंदर बात करेंगे। इस सारे सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट ऑफ इन स्ट्रीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट इकबाल मेमन साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट है हमारे साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तीनों नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो पे। सबसे पहले रियाज साहब की तरफ चलते हैं, शुरुआत करते हैं अम्माद वसीम के हवाले से और उससे कबल हम पहले शहरयार खान के हवाले से बात कर लें जो 89 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, सबसे पहले तो शहरयार मोहम्मद ख़ान का एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत ही मतलब हम्बल, बड़े डेडिकेटेड, बड़े सफिस्टिकेटेड टाइप की शख्सियत थी और हमारी उनसे बड़ी मुलाकातें हुई। मतलब ये कहा जा सकता है कि ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और उनकी आगे की मंजिलें आसान करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। उनकी जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ख़िदमात हैं उसको आप कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। और वो जो थे, आप ये देखें कि पाकिस्तान के वो कौंसलेट भी रहे इंग्लैंड में और एक ज़माने में हमारी टीम वहाँ पे गई थी, तो चूँकि मैं उस टीम के साथ था तो उनके जो स्टाफ के लोग थे वो हमें हीथ्रो एयरपोर्ट पे लेने के लिए आए थे और फिर हम वहाँ से डायरेक्ट जो थे कौंसल खाने गए थे, पाकिस्तान के सफारत खाने गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने हमको मतलब ज़ाहिर एंटरटेन किया और पहली मरतबा ये हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, ये अर्ली 90s की बात है। तो मुझे बड़ी मतलब खुशगवार हैरत हुई थी कि वो वहाँ से ज़ाहिर इतने बड़े अफसर थे लेकिन उनका रवैया जो था बड़ा, वो आप कह लें कि डाउन टू अर्थ मतलब शख्सियत थी उनकी। तो इस तरह की जो शख्सियात होती हैं बहुत कम होती हैं। एज ए मतलब प्रोफेशनली बहुत ही कॉम्पिटेंट शख्सियत थे और चूँकि सफारतकार थे तो उनकी गहरी नज़र थी और चीज़ों को बड़ा मतलब ये कि वो अच्छे तरीके से देखने की उनमें सलाहियत थी और बेहतरीन मतलब ये कि वो डायरेक्टरेट भी थे। फिर वो जब चेयरमैन रहे तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की के लिए जो इक़दाम कर सकते थे वो किए। और यकीनन बहुत से लोगों को शायद ये चीज़ ना पता हो कि आज जो पाकिस्तान सुपर लीग जो हमारे सामने जो है दुनिया की एक बेहतरीन ब्रांड बन के सामने आया और उसका जो एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया है, तो उसके पीछे पसे पर्दा भी बहुत सारे पौधे लगाने वालों में हाथ बहुत से लोग थे। मैं शुरू करता हूँ कि देखें, एजाज़ भट्ट का भी पाकिस्तान जो भी लीग थी, नाम तो खैर पाकिस्तान के लीग दिया गया सुपर लीग, लेकिन उसमें एजाज़ भट्ट साहब का भी कंट्रीब्यूशन था। उसमें पसे पर्दा जो था शहरयार मोहम्मद ख़ान का भी था। फिर ज़ाहिर ज़का अशरफ साहब, ये पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की वाहिद लीग है जिसकी 2 मरतबा लॉन्चिंग सेरेमनी हुई। एक ज़का अशरफ साहब के ज़माने में इनिशिएट उन्होंने किया था और फिर अपने नजम सेठी साहब के ज़माने में उन्होंने उसको परवान चढ़ाया और बड़े मतलब स्मार्ट मूव किए उसकी तरक्की के लिए। और फिर अब तो एक तनावर दरख्त बन गया है, तो ज़ाहिर है PSL नवा एडिशन हो गया है, अब 10वां एडिशन हो रहा है उसके लिए। चलें इस पर मज़ीद थोड़ी बात करेंगे। शहरयार साहब के हवाले से थोड़ी बातें दोनों देखिए, जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के बंदे थे और वेरी डाउन टू अर्थ, और जिस तरह अपना रियाज साहब ने कहा एक डिसेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे और एक डिप्लोमेट थे और जो है उन्होंने क्रिकेट के लिए और वैसे भी ओवरऑल उन्होंने बहुत जो है कंट्रीब्यूट किया है। 2 दफ़ा जो है चेयरमैन रहे और 2 दफ़ा जो है मैनेजर रहे।
तो मैं समझता हूँ कि ये एक उनकी जो है जितना भी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने बहुत सारा, और ही वाज वन ऑफ द पर्सन्स हु इंस्ट्रूमेंटल फॉर PSL ऑल्सो। तो ये कंट्रीब्यूट उनका। जय साहब क्या कहेंगे शहरयार के लिए? बस मोइन भाई, हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। माशाल्लाह जितना उनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और फिर सफारतकारी के हवाले से बिल्कुल मिलनसार और असूलों पे समझौता ना करने वाले इंसान थे। बहुत ही खिदमत उनकी पाकिस्तान के लिए, हम हमेशा उनके लिए दुआगो रहेंगे। बिल्कुल, हमेशा हम उनके लिए दुआगो रहेंगे और अल्लाह ताला उनको उनके घर वालों को सब्र जमील भी अता फरमाए, आमीन। और साथ साथ क्योंकि बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से, अहमद वसीम के हवाले से क्या कहेंगे? अब खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि अहमद वसीम अब, क्योंकि राब्ते उनके तमाम ही शहनशाह अफरीदी से भी हो गए, शादाब से भी हो गए, फिर बाबर आजम से, फिर सिलेक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं इस वक्त वहाब रियाज साहब, उनसे भी हो गए, और मामला यहाँ तक तय पा गए हैं कि अब वो आज से या कल के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर अपने बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट वापस लेंगे। और उन्हें यकीन दहानी कराई गई है वो T20 टीम का हिस्सा ज़रूर होंगे और वर्ल्ड कप भी उन्हें खिलाने जाने के इम्कान ज़्यादा हैं। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अहमद वसीम की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। इससे पहले भी उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही थी, और हम इन्हीं प्रोग्राम से में बात किया करते थे कि अहमद वसीम को वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सके, और फिर उन्होंने जज्बात में आके आपने देखा कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अच्छा, ये एक रवायत चली आ रही है पाकिस्तान में कि हमारे खिलाड़ियों को इस तरह से डील किया जाता है, चाहे और ख़ास तौर से उन खिलाड़ियों को जिनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है, उनको इस नहज पे मतलब ऐसे हालात पे पहुंचा दिया जाता है कि वो बिलाखिर रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। राशिद लतीफ़ की मिसाल आपके सामने, इससे पहले और भी खिलाड़ी होंगे, इसी तरह आमिर की मिसाल आपके सामने, और भी मतलब खिलाड़ी जिनके नाम लिए जा सकते हैं। तो अहमद वसीम भी उनमें से एक खिलाड़ी थे जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन वो मुतमईन नहीं थे जो एटमॉस्फेयर मतलब क्रिकेट का था उनके ख़िलाफ़, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब रिज़ाइन कर दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें इस अपने सिस्टम को सही करना चाहिए। हमें अपने मतलब खिलाड़ियों को, चाहे उनकी परफॉर्मेंस हो या ना हो, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और ख़ास तौर से वो खिलाड़ी जिनकी खिदमत हैं, जिनको आप ये समझते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस है और मुल्क के लिए वो करके देते हैं, तो उनको तो और थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसी तरह से डील करना चाहिए। ये हमारे बड़े मसाइल रहे हैं। इससे पहले आप ये देखें कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं कि उनको सही तरह से डील नहीं किया गया, और उसकी वजह से जो है उनकी न सिर्फ परफॉर्मेंस ख़राब हुई बल्कि पाकिस्तान की टीमों को भी नुकसान पहुंचा। और इससे पहले के भी नाम है, फवाद आलम का नाम ले सकता हूँ, अहमद शहजाद का नाम लिया जा सकता है, इसी तरह उमर अकमल का नाम लिया जा सकता है कि ये वो मतलब खिलाड़ी थे, या आप कह सकते हैं कि ये इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस ज़माने में इनको डिसिप्लिन का पाबंद बनाना चाहिए था, उस ज़माने में डिसिप्लिन का पाबंद नहीं बनाया जा सका। और जब बात से मतलब पानी सर से ऊंचा हो गया तो फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जिसका एक गलत इम्पैक्ट गया, एक गलत तासुर गया। मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ियों को जो मतलब टीम के जो कोचेज़ होते हैं या मैनेजर होते हैं, वो मतलब उनको एक प्रोफेशनल एटीट्यूड लेके चलना चाहिए और कभी भी किसी खिलाड़ी से पर्सनल नहीं होना चाहिए। जब आप किसी खिलाड़ी से पर्सनल होंगे तो इसका मतलब है कि फिर आप कोच नहीं हैं। इसलिए कि देखें, जब एक घर में 4-5 बच्चे होते हैं, उनके मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन माँ बाप जो है उसी तरह से उनको डील कर रहे होते हैं। तो ये सख्ती वहाँ ज़रूरी है जहाँ सख्ती की ज़रूरत होती है, वहाँ सख्ती आप नहीं कर सकते जहाँ सख्ती की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से मिस हैंडल करके आप मामला बिगाड़ते हैं। अहमद वसीम के साथ भी यही मसला रहा कि उनकी जब परफॉर्मेंस अच्छी थी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन चूँकि उनके हम असर बाज़ ऐसे खिलाड़ियों से जिनकी मतलब एक हैसियत और अहमियत थी, उनके साथ ताल्लुकात थोड़े से ख़राब हुए, जिसके नतीजे में वो यहाँ तक पहुँच गया कि उनको टीम से, चूँकि टीम में सिलेक्ट नहीं होते थे, जहाँ उनका कंफर्ट लेवल होना चाहिए था वहाँ नहीं था, टीम से मतलब सिलेक्ट नहीं हुए, जिसके नतीजे में वो जज्बात में आए और अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन अब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को एक मतलब फिर जस्टिफाई किया है, और अब न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वर्ल्ड कप है। इसलिए कि इससे कबल जब हम ये कहते थे कि उनको टीम में होना चाहिए, वो टीम में शामिल नहीं थे। एक आध खिलाड़ी और भी थे जिनको नहीं लिए गए, और आपकी टीम का हशर क्या हुआ? इंडिया का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इससे पहले जो वर्ल्ड कप आपका वहाँ हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ फिर उससे पहले जो दुबई में वर्ल्ड कप हुआ, आप इतने कम मार्जिन से, इतने क्लोज मार्जिन से मतलब हारे। और बाज़ मैचेस जहाँ पे मतलब हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत थी कि अहमद वसीम जैसे प्लेयर होते, शायद हम वो मैच जीत जाते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। कहा कि मामला बन गए
कमरे चले में बन गए तो टीम एक में और आना चीज़ चाहिए। सामने आई है। अब वो बाकायदा तौर पर इकबाल साहब से भी डिस्कस कर लेते हैं। अब्दुल रज़ाक का नाम अब सिलेक्शन कमेटी में आ रहा है, बाकायदा तौर पर वहाब रियाज के साथ है, कुछ अहदे के साथ वो भी काम करने जा रहे हैं। कितना अच्छा बेहतर रहेगा कि बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंड कारकर्दगी अब्दुल रज़ाक की माजी में रही है और अब सिलेक्शन कमेटी से वो मुंसलिक रहेंगे, तो कितना अच्छा साइन रहेगा खिलाड़ियों के लिए। देखें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी गुफ्तगू से भी पता चल जाती हैं। एज अ प्लेयर तो वो बहुत ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव थे, इम्पैक्टफुल प्लेयर थे, लेकिन जो उनकी गुफ्तगू और कमेंट्स हम जब सुनते हैं तो वो भी बिल्कुल गुफ्तगू में तो वो काफ़ी तनकीद करते हैं, बाबर आजम पे भी तनकीद करते हैं, शोएब मलिक पे भी वो तनकीद करते हैं। मकसद ये है कि जिस इंसान को किसी चीज़ का डर नहीं होता तो वो खुल के जो है बात करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी पॉजिटिव्स हैं कि कुछ लोग जो है खुल के खेलते हैं, भले वो सोसाइटी में उनको नेगेटिव समझा जाए, लेकिन ये कि इससे सिंसियरिटी जो है ज़ाहिर होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा ट्रायोका होगा मोहसिन हसन खान का और इसका रज़ाक का और वहाब रियाज का, और मैं समझता हूँ कि बेहतर हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिलेक्शन जो है वो मेरिट पे होनी चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्टिव सिर्फ इस बेसिस पे होगी कि उनका जो है उनके पास स्टैट्स पूरे हों और सिर्फ और जो है द वे दे आर प्लेइंग। एक टेक्निकल कमेटी होती है जिस तरह वो डेवलप करती है कि किस खिलाड़ी की क्या स्ट्रेंथ है और कहाँ पे वो अच्छा खेलेगा, तो डेफिनेटली ये सारे जो है इनके पास होने चाहिए डिटेल्स खिलाड़ियों की, और उसके बाद जो है सेलेक्ट किया जाए। इस दफ़े काफ़ी सारे नौजवान खिलाड़ियों ने जो है वो मतलब जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मैचेस हमारे पास 5 हैं इस वक्त न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। तो जो भी खिलाड़ी हैं, अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो एकदम उभरते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। शाहनवाज लहानी एज ए फास्ट बॉलर, एहसानुल्लाह, तो मौका भी तो नहीं फराहम किया जाता और ना उनको सर। मौका नहीं दिया जाता। तो अब ये है कि सिलेक्शन कमेटी जो है उसने नेशनल टीम सेलेक्ट करनी है, तो उस पर यह है कि कोई भी बायसेस ना हो और मेरिट पे हो, कोई मेरिट फेवरिज्म पर ना हो। होता हुआ दिखाई दे। जावेद इकबाल साहब क्या कहेंगे अब, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी की तो मामलात एक जानिब, लेकिन अब क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि गैर मुल्की कोचेज़ आएँ, और गैर मुल्की कोचेज़ के लिए हमने देखा कि शेन वॉटसन ने इनकार कर दिया। शायद उनका एक चीज़ बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आ रही है, टेरेंस हमी के हवाले से भी अब चीज़ें ख़त्म होती आ रही हैं, लेकिन अब 2 नाम बड़े फिर आ गए हैं सामने, गैरी क्रेस्टन के हवाले से जनूबी अफ्रीका का और जस्टिन रैंगर ऑस्ट्रेलिया के जो हैं, वो उन दोनों का नाम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कोच के ओहदे के लिए नाम जा रहा है। आप समझते हैं ये दोनों बेस्ट होंगे पाकिस्तान के लिए? नहीं मोइन भाई, देखिए नाम ये दोनों आपको पता, गैरी क्रिस्टन से पहले भी आपको पता है कोचिंग करते रहे, और गैरी क्रिस्टन ने रिजल्ट दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, रिजल्ट दिए हैं। जस्टिन रैंगर भी आपको पता है लेजेंड है ऑस्ट्रेलिया का, और वो भी बहुत अच्छी कोचिंग कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से हमने बिल्कुल रिलाय कर लिया कि हमने जो फॉरेनर कोच ही लाना है, अगर फॉरेनर कोच ही लाना है तो इन दोनों में मुकाबले करने की जरूरत नहीं, आपको चाहिए कि एक को आप मुंतखब कर लें। देखिए अब उनकी शराइत पे ना लाएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कम अज कम जो है अपनी शराइत है उन पे आप कोचिस को लेकर आए ना। इससे पहले भी आप कोचिस को लेकर आए तो उनकी शराइत पर, और ये तो अच्छा हो शेन वाटसन का पीएसएल में ही पता चल गया कि उनकी कोचिंग का मैयार क्या है, वो कहाँ खड़े हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने आखिरी मैच में रदरफोर्ड को टीम में शामिल नहीं होने दिया, मकसद उन्होंने बिल्कुल एक अपने जाती फैसले शुरू कर दिए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट को इस टाइम पर कोचिस की जरूरत है। ठीक है, आप पाकिस्तानी कोच नहीं रख रहे, आप फॉरेनर कोच लाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए जल्द से जल्द ये मामला खत्म करके और ऐलान करें कि इन कोच के साथ हमारा मुआहिदा हो गया है, क्योंकि बहुत करीब आता जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप करीब आता जा रहा है, और उससे पहले आपके पास एक न्यूजीलैंड की सीरीज है, और फिर ट्रायंगुलर सीरीज की जो बात चल रही है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड और हमारी, अगर ये हो जाती है तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि फौरन से पहले ये कोचिस वाले मामला, कोचिंग वाले मामला निपटाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बिल्कुल आप कोचिंग स्टाफ नया दे दें, लेकिन ये उनको एतमाद में लेकर एतमाद भी दें और फिर टाइम पीरियड भी पूरा दें। रियाज साहब इससे कितने मुत्तफिक नजर आएंगे आप मेरी बात से, कि एक तो कोचेस को पूरा जो है टाइम पीरियड उन्हें पूरा मिलना चाहिए, जो मुआहदे हों कि अगर 3 साल के लिए 4 साल के लिए, तो पूरा टाइम पीरियड उन्हें मिलना चाहिए, और फिर बाकायदा तौर पर उन्हें अपने हर फैसले को मनवाने का हक भी होना चाहिए। आप समझते हैं ये बेहतर होगा फिर खिलाड़ियों के लिए भी? देखें शहजादा, ये तो टर्म्स और कंडीशन पे मुनहसर होगा कि जो मतलब उनके साथ तय होंगी कि वो अपनी चीज़ों को मनवा सकते हैं या नहीं मनवा सकते। ज़ाहिर है जब किसी से
किसी को लेके आते हैं तो टर्म्स कंडीशन जो है डिसाइड होती हैं, बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है, उसके तहत जो है सारी चीज़ें चलती हैं। तो उस पर मेरे ख्याल से वो फिर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि आप जिन मतलब कोचेस को लेके आ रहे हैं या जिस स्टाफ को आप पाकिस्तान की टीम के साथ मतलब मुंसलिक करना चाहते हैं, पहले तो ये देखना चाहिए कि जिन कोचेस को आप लेके आ रहे हैं वो मतलब मेरिट में हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं, या मतलब ये कि अपनी फील्ड में वो एक प्रोफेशनल मतलब एक्सपीरियंस रखते हैं। दूसरे ये कि पाकिस्तान की टीम की जो कैफियत है और जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, उसके साथ वो एडजस्ट हो सकते हैं और उसके लिए कितने मतलब वो फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप देखें तो वो फिर उस पर आपको फ़ैसला करना चाहिए। देखें कोचेस तो दुनिया में बहुत हैं। अभी जैसे शेन वॉटसन की बात हो रही थी, शेन वॉटसन का अपना एक तरीक़ाकार है। आपको तो ये डील करना होता है कि आप किससे किस तरह से डील कर रहे हैं। अगर आप किसी को ज़्यादा छूट देंगे तो वो उसका गलत फ़ायदा उठाएगा, जैसे कि महसूस ही हो रहा है। देखिए हम तो बाहर बैठ के देख रहे हैं कि जी कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ शेन वॉटसन थे, क्योंकि शेन वॉटसन का नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से आ रहा था, इसलिए कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी जिक्र हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, क्या तरीक़ाकार था, वो अकेले उसमें इन्वॉल्व थे या और भी इन्वॉल्व था जिस तरह से उन्होंने चेंजेस की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ सुपर लीग के हवाले से बात करें और कोचेस की उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, तो सुपर लीग को हम एक दूसरा नुक्ते नज़र से देखेंगे, और अगर बाईलैटरल सीरीज़ के लिए हम अपने मतलब किसी कोच की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो वो सामने वाली कंट्री जिससे मैच हो रहा है उसको मतलब अपनी टीम के साथ रख के देखेंगे। फ्रेंचाइज और लीग का जो मुकाबले होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, और इसमें ये होता है कि पिछले मैच में अगर किसी एक खिलाड़ी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो ज़रूरी नहीं है कि जो अगला मैच किसी और टीम से है तो वो उसके खिलाफ भी उसी खिलाड़ी को लेके आएँ। तो उसमें थोड़ा सा मतलब ये चेंजेस हो जाती हैं। तो वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं होती, बल्कि आज के मैच के लिए और जो सामने खिलाड़ी आ रहे हैं उनको देखते हुए टीम में चेंजेस होती हैं। लेकिन जो आपने इन दोनों कोचेस की बात की, एक तो गैरी क्रिस्टन की बात की और दूसरे जस्टिन लैंगर, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये दोनों कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जो मतलब अब सिचुएशन पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मतलब जाना है और वहाँ पे परफॉर्मेंस पेश करनी है, इसलिए कि आप 3 मुसलसल वर्ल्ड कप जो है आप अच्छी परफॉर्मेंस आपने कभी पेश की, कभी ख़राब की, और आप जीतने के करीब पहुंच गए। आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप था फाइनल में हार गए, इसी तरह जो दुबई में वर्ल्ड कप था उसमें आप जो है सेमीफाइनल में हार गए। तसलसल बरकरार नहीं रह पाए। मकसद ये कि आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन कोई ऐसा मतलब मेंटोर होना चाहिए। कोई हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है प्रॉब्लम मेंटल टफनेस लेवल का, एक प्रोफेशनल अप्रोच का। देखें हमारे जो खिलाड़ी 100-100, 200, 150 मैचेस खेल चुके हैं, ऐसा इनको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होती कि उन्हें बताया जाए कि यार बल्ला इस तरह से पकड़ना है या शॉट जो है आपको इस तरफ से खेलना है, वो सारी चीज़ें उन्हें पता होती हैं। लेकिन सिर्फ ट्यून फाइन करने की ज़रूरत होती है और साइकोलॉजिकली उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। मैं ये समझता हूँ कि कोचेस की अहमियत अपनी जगह है। आप बिल्कुल गैरी क्रिस्टन को लेके आए, जस्टिन लैंगर को लेके आए, लेकिन उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम के लिए कि एक अच्छा साइकेट्रिस्ट हो जो टीम के साथ होता है। और बाज़ औक़ात तो लोग मजाक में ये कहते हैं कि अगर आप एक अच्छा साइकेट्रिस्ट लेके भी आ जाएं तो पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं चल सकता, बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है उसे मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ी उसको जो है उसको चलाने की कोशिश कर रहा है। इकबाल मेमन साहब, कल से इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। कराची में भी मैचेस का आगाज़ आज से हो जाएगा 7:30 बजे ईदगाह ग्राउंड पर, फिर IBA क्रिकेट यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर भी इनके मैचेस हैं। तो आप समझिए एक अच्छा साइन है ग्रास रूट लेवल क्रिकेट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐसा इक़दाम को आप समझ रहे हैं? बहुत बेहतरीन जो है वो है, खुशाइन बात है। और मैंने जिस तरह पहले भी अपने प्रोग्रामों में ये जिक्र किया है कि ग्रास रूट लेवल पे हमें स्कूल लेवल पे भी जाना चाहिए और इसका एक बाकायदा एक कैलेंडर जो है बनना चाहिए कि हमने जो है साल में कौन कौन से इवेंट्स करवाने हैं, स्पेशली स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे। और प्लस जो है यूनिवर्सिटी को तो चले, हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो ख़ुद संभाल रही है। तो ग्रास रूट लेवल पे अगर आपने टैलेंट अर्न करना है तो स्कूल लेवल पे लेके जाएं। और प्लस जो है वो आप 5 ईयर्स प्रोग्राम या 10 ईयर्स प्रोग्राम या 15 ईयर्स प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये जो है आपका इवेंट जो है वो सिर्फ इसी साल हो, लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स अ पॉजिटिव साइन। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना इस पे कोचेस पे भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या जिस तरह रियाज साहब ने कहा कि हमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, हमें मेंटल टफनेस की ज़रूरत होती है। मैं टोटली इससे एग्री करता हूँ, क्योंकि वो खिलाड़ी ऑलरेडी प्रोफेशनल बन चुके हैं तो उनको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो जो कोचेज़ होते हैं वो मीडियोकर होते हैं और वो खिलाड़ी उनसे ज़्यादा
बेहतर होते हैं, तो क्या वो जो बेहतर खिलाड़ी हैं वो कोचेस की बात सुनेंगे? दूसरी बात ये कि आपने जो है वो देखना है कि 2020 के हिसाब से आपके पास जो कोचेज़ हैं वो क्या उनके अपने वो खुद भी खेल चुके हैं या नहीं, क्योंकि 2020 के डायनामिक्स डिफरेंट हैं। और मैं समझता हूँ कि कर्टसन और ये जो हैं आपके जस्टिन लैंगर, उन्होंने शायद वनडे और टेस्ट मैचेस खेले हैं, जो है 2020 में तो नहीं खेले। लेकिन ये अगेन, क्योंकि जब हम बात करते हैं कोच की, तो कोचिंग की तो वाकई उनको ज़रूरत नहीं होती, मेंटोरिंग की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और एक मेंटल टफनेस के लिए आपके पास साइकेट्रिस्ट हो जो देखे कि भाई कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको जो है मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। लेकिन क्यों फॉरेन कोचेज़ ही क्यों, क्या हमारे खिलाड़ी जो माजी के हैं उनमें कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो न्यूट्रल के हिसाब से कोई फेवरेटिज्म ना करें और अच्छी कोचिंग कर सकें? तो ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं, हमने बोला फॉरेन खिलाड़ियों के मतलब बॉब वुलमर के अलावा अगर हमने देखा है तो कोई खातिर खा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा माजी में। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इनको कंसिडर जो है हमारे लोकल जो एक्स अच्छे खिलाड़ी हैं उनको भी करना चाहिए। उनको भी करना चाहिए। जावेद इकबाल साहब, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ होनी है पाकिस्तान की 18 तारीख से, 3 T20 है पिंडी में, फिर 2 लाहौर में है। आप क्या समझ रहे हैं कि इसमें जो अभी पाकिस्तान सुपर लीग में जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी है उन्हें सिलेक्शन करना चाहिए, उन प्लेयर्स को मौका फराहम करना चाहिए? जी मोइन भाई, हमारे यहाँ आपको पता है सिलेक्शन का T20 का वो मेयार जो है हम अपनी सुपर लीग से लेते हैं प्लेयर, तो जिन जिन ने परफॉर्म दिए है उन प्लेयर्स के नाम आने चाहिए। जाहिर वो परफॉर्म कर कर आ रहे हैं ना, देखें ग्रास रूट लेवल से जो प्लेयर आ रहे हैं वो भी टी हमारी सुपर लीग ही में परफॉर्म कर रहे थे, आपने वहीं से प्लेयरों को लेना है। तो मैं ये चाहूंगा जिन जिन प्लेयर का राइट बनता है आप उनको सिलेक्ट करें। अब जैसे सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज आ गया, अब्दुल रजाक आ गया, ये सारे मिलकर अगर ये चाहें, ये ना रजाक आगे जिस तरीके से रियाज भाई वो रजाक भाई का बता रहे थे बयानबाजी करते हैं, तो उस तरीके से आके आप ये रिजर्व दें, आप जिनका हक बनता है उनको लेकर आए, उनको टीम में प्रॉपर मौका दें। और आपको पता है न्यूजीलैंड की ये जो सीरीज है ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गई, आगे जो वर्ल्ड कप आने वाला है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, तो उसके इस तनासुब में जो है आपको प्लेयर्स को चांस देना होगा। अगर आप फेयर, जिस तरीके फेयर इलेक्शन होते हैं इसी तरीके फेयर सिलेक्शन करें और जो प्लेयर का राइट है आप उसे दें, वो आपको रिजल्ट देगा। चलें फेयर सिलेक्शन हो और प्लेयर्स है जो परफॉर्म कर कर आ रहे हैं वो फिर टीम में आने के बाद वैसे ही परफॉर्म थे। रियाज साहब, यहाँ पर न्यूजीलैंड टीम ने आना है, वहाँ पर अगर वीमेंस टीम की बात कर ले तो वेस्ट इंडीज़ भी जो है दौरे पे पाकिस्तान की पे पहुँचेगी वीमेंस टीम। आप समझ रहे हैं यहाँ पर वीमेंस को भी एक बाकायदा तौर पर सीरीज़ खेलनी है, दोनों सेम सीरीज़ हो रही होगी तकरीबन एक ही डेट पर। कराची में कुछ मैचेस यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वीमेंस के होंगे, तो दूसरी तरफ पिंडी और लाहौर में जो है मैचेस देख रहे होंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़। लेकिन शहजादा, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम अब उस दौर में दाखिल हो गए हैं कि अब वेस्ट इंडीज़ की बैक वक्त 2 टीमें जो हैं वीमेंस की और मेंस की टीमें यहाँ आ रही हैं। एक वक्त था कि वो पाकिस्तान आना जो है वो लफ्ज़ी नहीं सुना करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो सबसे अच्छी खुश आइंद हमारे मतलब तब्दीली ये हुई है कि हमारे मतलब मामलात जो अच्छे हुए हैं। और देखें ये जो आज हम मतलब न्यूजीलैंड की 2 टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है, इंग्लैंड की टीम आ चुकी है, तो इसका आने के पीछे अगर आप देखें ना तो ये PSL है। PSL में चूँकि दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक की टीमों के खिलाड़ी आते रहे तो उससे हमारा एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया, जिसके नतीजे में अब हम मतलब उस मकाम पे पहुंच गए हैं कि अब बिल्कुल फ्री माइंड होके जो है न्यूजीलैंड जैसी टीमें जो हैं पाकिस्तान आ रही हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी हौसला अफजा बात है। और जो पाकिस्तान के हवाले से जो परसेप्शन कायम था कि यहाँ पे मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है, तो अब मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये तो गुज़श्ता कई सालों से अच्छी है। 2016 से तो यहाँ पे ज़ाहिर है PSL हो रही है और इससे पहले भी बाज़ इंटरनेशनल टीमें जो हैं यहाँ आ चुकी हैं। और आपको याद होगा कि डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जो सूबे सिंध के वज़ीर खेल हुआ करते थे, तो वो सबसे पहले अपनी कोशिशों और काविशों की बदौलत जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेयर्स को यहाँ पे लेके आए थे और यहाँ पे बाकायदा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए थे और उनका यहाँ पे मैच हुआ था। तो ये तो मतलब आज से कोई
20 साल पुरानी बात है, लेकिन एक परसेप्शन ऐसा कायम हो गया था। और इसमें जो है इंडिया का जो है इंडियन हुकूमत का बड़ा रोल है कि वो ना तो IPL में हमारे खिलाड़ियों को शरीक करती है, ना वो उनकी टीम खुद यहाँ आती है, बल्कि दूसरी जो टीमें यहाँ आना चाहती हैं प्लेयर्स, उनको भी वो गुमराह करते हैं। तो ये एक बड़ी चले अच्छी गुमराह की पॉजिटिव बात है, आपने क्रिकेट की थोड़ी कर ली, कौमी खेल हॉकी के हवाले से कर लें थोड़ा सा। रियाजुद्दीन साहब, क्योंकि आप हॉकी से मुंसलिक भी हैं, तो क्या कहेंगे? अब तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 2 सदर हैं, 2 ही सेक्रेटरी हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें जो एक सबसे अच्छी रोशन पहलू है और जो खुशगवार पहलू है पाकिस्तान के हवाले से, जिससे दुनिया भर में आपका एक परसेप्शन अच्छा जाएगा, वो तो ये है कि सैयदा शहला रज़ा साहिबा जो हैं पहली वीमेन है। जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी पहली वज़ीर आज़म थी, और जिस तरह से पहली वज़ीर आला जो है पंजाब की मरियम नवाज़ साहिबा हैं, इसी तरह से अब जो है मतलब शहला रज़ा जो है पहली वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की प्रेसिडेंट हैं। तो इससे इंटरनेशनली तो आपका ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि एक वीमेन ख़ातून को आपने मतलब तरजीह दी है, तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है। फिर शहला रज़ा साहिबा की एक्सपर्टीज़, उनका एक्सपोजर जो है वो 2016 से हॉकी से वाबस्ता हैं, कराची हॉकी से। अब फिर उसी बतदरीज वो सिंध हॉकी एसोसिएशन से वाबस्ता हुई, फिर उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की वीमेंस जो विंग है उसकी मतलब वो चेयरमैन रही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। तो उनका तजुर्बा जो है माशाल्लाह अब काफ़ी हो गया है। तो उस हवाले से तो ये खुशाइन बात है कि शहला रज़ा साहिबा आ गई हैं और हैदर हुसैन जो है सेक्रेटरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ तारिक बुखरी साहब जो है प्रेसिडेंट, और राना मुजाहिद साहब जो इससे पहले भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, अब वो उनको ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने नामज़द किया था प्रेसिडेंट को। अब देखें, ये मतलब ऐसा मामला हो गया है, पेचीदा मामला हो गया है कि ये कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ियों के हवाले से अच्छा नहीं है। गो कि हमें दोनों जो फेडरेशनों के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, हमें उनकी नेकनीयती पे शुबा नहीं है, लेकिन देखें अब दोनों दोनों जो फेडरेशंस हैं उसके जो अहदेदार हैं वो ये मतलब जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम जो है मतलब सही हैं और कानूनी तौर पर वैसे अगर हम बात कर लें तो इसका नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा अगर हम देख लें तो? देखिए, अब चूंकि ये वज़ीर आज़म के अंडर में आता है, अब ये मामला इस तरह से बन गया है कि ये देखें, अब तो PO भी इसमें मुलविस है, सारी चीज़ें वहाँ से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, और फिर ये कि वज़ीर आज़म के जो है वो इसके पैटर्न इन चीफ हैं। और मामला अब इस नहज पे पहुँच गया है कि अब इसका फ़ैसला जो है वो मतलब वज़ीर आज़म ही कर सकते हैं। और ज़ाहिर है मतलब मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा है इस बात के इम्कानात हैं कि शायद वो उनकी जो है उन मतलब इन दोनों प्रेसिडेंट को और सेक्रेटरीज़ को बुलाएं और उनसे बात हो, और उसके बाद जो है फिर ये एक नतीजा खस किया जाए। इसलिए कि अगर ये मामला इसी तरह से पेचीदगी काफ़ी दिनों तक रही तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो FIH है वो आप पर पाबंदी भी लगा सकती है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा अच्छा, थोड़ी सी इस पर चले जाए, क्यों पाबंदी की आपने बात की, तो फिर अभी हमने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भी शिरकत करनी है, और उस पर अब देखते हैं कि अब तो फिर दोनों ने अपने अलग अलग टीमें फिर बनानी है। नहीं, देखें, अब जो शहला रज़ा साहिबा की जो फेडरेशन है उसने तो बाकायदा खिलाड़ियों के कैंप के लिए नामों का ऐलान भी कर दिया है, और उसका कैंप जो है कराची में लगेगा, और मतलब उसमें शहनाज शेख को उन्होंने बुलाया, हेड भी बना दिया, वो बनाया। अब देखना ये है कि देखें उसमें खालिद बशीर भी हैं और भी मतलब ओलंपियंस जो इधर शामिल हैं। तो अब देखना ये होगा कि मतलब देखें ये चीज़ ज़्यादा देर चल नहीं सकती। मैं ये कह रहा था कि आपका थोड़ा सा कंफर्ट लेवल इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में इसलिए है कि तैयब इकराम जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और वो इस वक्त इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई और फेडरेशन का सदर होता है, इंडियन होता या कोई और होता, तो अभी तक पाबंदी लग चुकी होती। लेकिन ये देखें ये चीज़ किसी भी तरह से आइडियल नहीं है। हालांकि दोनों फेडरेशन है, उनका हमें एहतराम है, यकीनन वो सही कह रहे होंगे, लेकिन अब खिलाड़ियों का क्या होगा, किस कैंप में जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। मैं अभी लास्ट नाइट में पढ़ रहा था, वक़ार यूनुस गोलकीपर है जो पिछले दिनों इंजर्ड हुआ है और 8 माह से वो अब मुकीम था दीगर ममालिक में, और अब वो बाकायदा पाकिस्तान आ गए, शिफ्ट हो गए हैं, वो यहाँ पर भी उनका इलाज है किया जा रहा है। लेकिन उनका यही कहना है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अब तक उनसे रब्ते नहीं किए, जो उनके अलाउंस थे वो भी नहीं दिए। देखिए, अगर ये सिचुएशन जो आप बता रहे हैं तो ये तो बड़ी मतलब पेनफुल सिचुएशन है और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह के हालात होंगे तो हाउ कैन इट पॉसिबल के नौजवान जो है हमारे हॉकी की तरफ राग़िब होंगे, अगर पहले ही हमारे खिलाड़ियों की जॉब और कैरियर नहीं है। मुझे खुद अच्छी तरह से याद है अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि तमाम बैंकों की टीमें, इदारों की टीमें बतदरीज ख़त्म होना शुरू हो गई थी। क्रिकेट की तो अभी 2 साल पहले ख़त्म हुई थी, लेकिन हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, ये टेबल टेनिस, ये तो अर्ली 90s में ख़त्म होना शुरू हो गई थी। लेकिन लोगों को उस वक्त एहसास हुआ जब
क्रिकेट की टीम आज से 2-3 साल पहले ख़त्म हुई तो लोगों को पता चला कि अच्छा ये मतलब इदारों से टीमें ख़त्म हो गई, जबकि हॉकी फुटबॉल की टीमें तो पहले हो गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी मतलब तशवीशनाक बात है कि एक ऐसा प्लेयर जिसने जो पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहा हो और खेलते में वो ज़ख्मी हो गया हो, पाकिस्तान की टीम के साथ खेलते में ज़ख्मी हो गया और उसकी खिदमत, और वो बेचारा जो है अपने इलाज के लिए तरस रहा हो, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बदतर सूरत हाल नहीं हो सकती। और फिर ये कि आप देखें कि खिलाड़ियों को अभी तक उनके जो उनका अपना पैसा है जो डेली है वो भी उनको नहीं मिली, तो इससे आप मिस मैनेजमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं और इससे मतलब उस तबाही का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से मुताल्लिक है कि उनके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो अपने खिलाड़ियों का इलाज भी करा सकें। इकबाल साहब क्या कहेंगे कौमी खेल हॉकी के हवाले से जो इस वक्त की कंडीशन है? देखें, गेम्स हमारे सारे जो हैं वो डाउन द हिल चले गए हैं। जिस तरह हॉकी की आपने जिक्र किया और स्क्वॉश का भी हम जो है दुनिया को रूल करते थे, 40 साल तक हम स्क्वॉश में ग्लोबली जो है टॉप खिलाड़ी पैदा करते थे। और जो ज़िक्र अभी रियाज साहब ने किया है तो ये तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है कि जब आप आपका जो कौमी असासा है, एक खिलाड़ी है जो इंजर्ड होता है और वो भी आपके नेशनल सर्विसेज के दौरान जो है वो इंजर्ड होता है और उसको जो है आप उसकी इंजरी पर उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही उनको कोई स्टाइपेंड या सैलरीज मिल रही हैं। तो ये कंडीशन जो है वो नई जनरेशन तो हॉकी की तरफ बिल्कुल नहीं आएगी, क्रिकेट की तरफ इसी वजह से है कि वो अपने सेल्फ मोटिवेशन पे गलियों पे खेलते हैं और फिर आके मैदानों पे जो है छा जाते हैं। लेकिन ये कि दूसरी गेम्स जो है ना वो बिल्कुल ही आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और हालांकि हम वो खिलाड़ी हैं जो ग्रास पे जो है हम चैम्पियंस होते थे हॉकी। जावेद इकबाल साहब, मौजूदा हॉकी के हवाले से क्या कहेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है? मैं तो इसको कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा परेशान को नहीं, बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है। आपने 2-2 सदर बना दिए हैं और आप हॉकी का मयार देखें, हमारी हॉकी खड़ी कहाँ है। अरे यार ये क्या कर रहे हैं ये अरबाब इख्तियार जो देख रहे हैं, उन्हें ये क्यों नहीं नोटिस लेते? एक पंजाब में सदर बैठ गए हैं, एक हमारे यहाँ सिंध में सदर बैठ गए हैं, तो ये क्या हो रहा है? और जिस तरीके से वकार यूनुस ने अपना रोना दुखड़ा सुनाया है, वो नेशनल ड्यूटी के दौरान जख्मी हुआ था, उसको ना तो किसी ने एयरपोर्ट पे रिसीव किया और ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसने जाके सरकारी हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन कराया और किसी ने उससे राब्ता तक नहीं किया। अरे भाई राब्ता कौन करेगा? यहाँ तो सदर बनने की जंग चल रही है, आपको तो अपना जो ग्रुप है वो आपको सदर बनाने के लिए खड़ा, उनका ग्रुप जो है आपको सदर बना रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ी ये आप ज्यादती कर रहे हैं। ये हो ना जिस तरीके से रियाज भाई कहते हैं पाबंदी तो बिल्कुल लगनी चाहिए और लगेगी पाबंदी। जब आपको पता है, आपको फुटबॉल फेडरेशन के जब ये मामला चले थे तो आपके फुटबॉल फेडरेशन पे भी पाबंदी लग गई थी, कितना अरसा में वो भी भुगता है। तो खुदारा जिस मकाम पर हॉकी वैसे ही पाकिस्तान में खड़ी है और आप ये सदर और सेक्रेटरी वाले केसों में उलझे रहेंगे, प्लेयर्स कहां से आएंगे, कहां से प्लेयर आप लेकर आएंगे? आप जब प्लेयरों का और जब वकार यूनुस का हाल देखेंगे, जो प्लेयर आना भी चाहेंगे उनको पता है इनका खुद अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा कि सदर कौन है, ये हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे लिए जॉब्स का क्या करेंगे, हमें किसी इदारे में कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिलवाएंगे। तो ये सारी चीजें अरबाब इख्तियार की सोचने की, खुदार इस मसले पे फौरन से पहले काबू पाया जाए, इनको मुश्तरका तौर पर बिठाकर दोबारा से नए सिरे से इलेक्शन कराया जाए, जो जीत कर आता है, जो मैंडेट लेकर आता है उसे आप सदर नाफिज करें और ये जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ये ज्यादतियां जो हो रही हैं उसे बंद किया जाए। बिल्कुल, ज्यादतियां प्लेयर्स के साथ नहीं होनी चाहिए। प्लेयर्स है पाकिस्तान के हीरोज हैं और यही हीरोज जो है पाकिस्तान के सब जलाली परचम को दुनिया भर में रोशन करते हैं अपने खेल के जरिए। रियाज साहब क्या कहेंगे इन हीरोज़ के हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जब मारज़ वजूद में आया और उसके लिए ज़ाहिर है बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, कायद आज़म की क़यादत में अल्लामा इकबाल ने, मौला महमूद अली जौहर, सर सैयद अहमद ख़ान और भी बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान बना था और जब हम मतलब दुनिया के नक्शे पे नमूदार हुए तो ये हमारी हॉकी की टीमें थीं, ये हमारे खिलाड़ी थे जिनकी वजह से हम दुनिया भर में पहचाने जाने लगे। तो मैं ये समझता हूँ कि और वैसे भी एक चूँकि पॉजिटिव ये ज़ाहिर एक्टिविटी होती है, हेल्थी एक्टिविटी होती है और इसके ज़रिए जो है नौजवान जो है वो ख़ुद को, अपने घर को, अपने शहर को, अपनी कौम को लेके आगे चलते हैं, नेक नामी का बाइस बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो है
मेरे ख्याल से 70s का 60 और 70s का दौर ऐसा था जो हम मतलब पढ़ते हैं, देखते हैं, जो हम रिकॉर्ड देखते हैं, वो एक ऐसा दौर था जिसमें खिलाड़ियों को पनपने का मौका मिला। उनकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी उसके नतीजे में उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिला, उनको जॉब्स लगी, उनका कैरियर बना। 80s तक भी आप कह सकते हैं कि इसमें मतलब ये कि खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ था। लेकिन जैसे ही हम 90s के एरा में दाखिल हुए, उसके बाद से हमने तमाम बतदरीज खेलों में ख़राबियाँ देखी और हमने मतलब ये कि खिलाड़ियों की रुसवाइयाँ भी देखी, टीमों की भी शर्मनाक शिकस्तें देखनी शुरू की। गो कि अगर सिर्फ आप हॉकी के हवाले से बात करेंगे तो 1994 वो वाहिद और आखिरी साल था जब हमने उसी साल एक वर्ल्ड कप भी जीता था और चैम्पियंस ट्रॉफी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट जीता था। 1984 में लॉस एंजल्स में हमने आखिरी मरतबा ओलंपिक जीता था। इसी तरह से मतलब ये कि हमने आखिरी जो एशियन गेम्स जीता था, आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक आई एम राइट के 2010 में जो चाइना में हुए थे उसमें हमने एशिया का ये टाइटल जीता था। उसके बाद से हमारी हॉकी की परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन की तरफ चली गई, हमारा हॉकी का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आता चला गया। और मैं ये समझता हूँ कि जिस ज़माने में मैं ये ज़रूर कहूँगा, जहाँ मैं क्रेडिट दूंगा उन फेडरेशंस को और उन साबिक ओलंपियंस को, उन खिलाड़ियों को कि जिनके दौर में हमने बड़े बड़े ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स वगैरह जीते। मेरे ख्याल से उस दौर में जब हम मतलब हमारी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, हमें उस वक्त कोई ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए थी कि उसके मस्बत असरात आज हमें नज़र आते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त की फेडरेशन ने जो काबिल एहतराम है, मतलब उन्होंने बड़ा मतलब पाकिस्तान के लिए सर्व किया, वो उस वक्त की फेडरेशन के लोगों ने भी और ओलंपियंस ने भी। लेकिन उन्होंने उस वक्त अपनी फतूहात को तो एंजॉय किया, लेकिन उस हॉकी के लिए जो है कोई प्लानिंग ऐसी दे के नहीं गए जो आग के हमें इस वक्त उसका फल मिलता। आप ये देखें मिड 90s के बाद से जो है हॉकी का ग्राफ गिरता चला गया और कोई भी इसको जो है काबू करने के लिए अपनी एफर्ट जो है नहीं इस्तेमाल कर रहा। और सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ ओलंपियंस ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने हॉकी के लिए, या कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी या कुछ हॉकी से वाबस्ता लोग जिन्होंने हॉकी की तरक्की के लिए किया, लेकिन उनके हाथ में इतना कुछ नहीं था। और जिन लोगों के हाथों में था वो लोग जो है उस मेरिट पे मतलब हॉकी के लिए काम नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज हॉकी जो है इस मुकाम पे आ गई है। लेकिन हमें जो है मायूस नहीं होना चाहिए, हमें जो है मतलब बेहतरी की उम्मीद कायम रखनी चाहिए। चलें, हमें भी बेहतरी की जावेद साहब ने बात रखनी चाहिए। और जावेद साहब कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा जावेद साहब ने और इकबाल साहब ने बात की कि मैं ही समझता हूँ कि ऐसे मतलब लोग हैं और हुकूमत के जो मतलब इस वक्त इक़्तिदार में लोग हैं, उन्हें ये चाहिए, वज़ीर आज़म को चाहिए डायरेक्ट कि वो जो है दोनों फेडरेशनों के लोगों को बुलाएं और कोई ना कोई तस्वीर करें, इसलिए कि इससे खिलाड़ियों का नुकसान होगा, हॉकी का नुकसान होगा। हम नाउम्मीद नहीं है और हमें बेहतरी की उम्मीद है। हमें बेहतरी की उम्मीद ज़रूर नज़र आती है, लेकिन इस स्टेप के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को स्टेप लेने की ज़रूरत है और एक पेज पे लाकर इन दोनों फेडरेशनों को यहाँ पर एक करने की ज़रूरत है। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। जावेद इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, इकबाल साहब आपका शुक्रिया, रियाज साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।